Hello everyone, I welcome you all in my channel Decode the Law, and topic for today is section 11 of the Transfer of Property Act. Section 11 of the Transfer of Property Act is very much important from your judiciary and law exam perspective because यहाँ से judiciary में भी क्वेश्चन पूछा जाता है and law exam में भी पूछा जाता है. So अगर आप लॉ पढ़ने के साथ साथ जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 11. सेक्शन 11 बोलता है दैट रिस्ट्रिक्शन रिपागेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, मतलब जहाँ पर एक इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है. सो इंटरेस्ट ये जो टर्म यूज़ किया गया है अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसका मतलब है किसी और को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना. सपोज मिस्टर ए मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है. सो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना मतलब एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है. सो नाउ ये सेक्शन बोलता है दैट रेस्ट्रिक्शन रिपागेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, मतलब जहाँ पर एक प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एंड ट्रांसफ़र करने के वक्त आप कुछ ऐसा कंडीशन बोल रहे हो, मतलब ऐसा पाबंदी उस प्रॉपर्टी के ऊपर लगा रहे हो दैट आप उस प्रॉपर्टी को वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे मैं बताती हूँ. मतलब ऐसा कुछ कंडीशन इम्पोज किया जा रहा है जो आपका ओनरशिप बन गया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको हिट कर रहा है. सपोज़ मैं आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है, एंड आप उस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाते हो, राइट. आफ्टर द ट्रांसफ़र यू हैव बिकम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड देन मैं आपको बोल रही हूँ दैट आप इस प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस पर्पज़ से ही यूज़ करेंगे. आप इस प्रॉपर्टी को किसी को लीज पर नहीं दे सकते हो, वेयर हाउस के तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो, स्टोरेज रूम के तरीके से नहीं यूज़ कर सकते हो. सपोज़ अगर ऐसा कुछ कंडीशन मैं लगा देती हूँ तो जो ट्रांसफ़र है वो तो वैलिड रहेगा, बट ये सारा जो कंडीशन है ये वॉइड हो जाएगा. ये क्यों वॉइड हो जाएगा? बिकॉज मैं जो कंडीशन लगा रही हूँ दीज आर एब्सोल्युटली इनकन्सिस्टेंट विद द फीचर ऑफ द ओनरशिप. मतलब ओनरशिप का जो फीचर होते हैं, लाइक ओनर एक प्रॉपर्टी को उनके जैसे मर्जी वैसे वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं एंड उनका जैसे मर्जी हो वो प्रॉपर्टी को वैसे ही यूज़ कर सकते हैं. अगर ऐसा कुछ कंडीशन इम्पोज कर दिया जाए दैट उनको एक डायरेक्शन बोला जा रहा है, दैट उनको कुछ कंडीशन दिया जा रहा है ऐसे वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते, ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, देन जो सारा कंडीशंस इम्पोज किया जाएगा वो एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा. ओके, तो दिस सेक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब इस सेक्शन का 2 पार्ट्स है. सो पार्ट 1, दिस इज़ पार्ट 1 एंड दिस इज़ पार्ट 2. सो पार्ट 1 बताता है एक जनरल रूल के बारे में एंड पार्ट 2 बताता है एक एक्सेप्शन के बारे में. मतलब इसका जो एक्सेप्शन है ये सेकेंड पार्ट में बोला गया है. सो इसका फर्स्ट पार्ट बोलता है दैट वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पर एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एंड इंटरेस्ट देयरिन इज़ क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ अ पर्सन. सो एब्सोल्युटली ये जो टर्म यहाँ पर यूज़ किया गया है इसका मतलब है, एंड ये कहाँ पर होता है, आप जहाँ पर प्रॉपर्टी किसी को सेल कर देते हो, किसी को गिफ्ट कर देते हो एंड इन केस ऑफ एक्सचेंज भी ये चीज़ हो सकता है, मतलब एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो सकता है. बट इन केस ऑफ लीज एंड मॉर्टगेज आप प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र नहीं करते हो, राइट. बिकॉज लीज अगर कुछ देते हो आप किसी को, क्या वो मतलब ओनर बन जाते हैं उस प्रॉपर्टी का? नहीं, राइट. सो लीज मतलब एक पार्शियल ट्रांसफ़र हो रहा है एंड जहाँ पर एक प्रॉपर्टी सेल किया जा रहा है दैट मीन्स एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किया जा रहा है इन केस ऑफ सेल, गिफ्ट एट्सेट्रा. Okay, and later on it states that but the terms transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner. मतलब आप कुछ डायरेक्शन वहाँ पर इम्पोज कर दे रहे हो जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है. सपोज़ आपको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आपको मैं डायरेक्शन दे रही हूँ दैट आप इस प्रॉपर्टी को किसी को सेल नहीं कर सकते आगे जाके एंड किसी को लीज पर नहीं दे सकते हो. ये सारा जो डायरेक्शन है ये एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा. ओके, एंड अनदर पार्ट बोल रहा है दैट ही शैल बी इंटाइटल टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज इफ देयर वेयर नो सच डायरेक्शन. मतलब जब ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र हो जा रहा है एब्सोल्युटली, देन आप उस प्रॉपर्टी को एज यू वांट, आपका जैसे मर्जी वैसे यूज़ कर सकते हो, एज इफ वो सारा डायरेक्शन जो इम्पोज किया गया था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ओके, सो दिस हैज़ बीन स्टेटेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 11. Now let's understand certain illustrations. I will deal with the second part with illustration later on. Okay, so ये बोलता है A sells his agricultural land to B. So let's understand this point with a picture. Okay, so Mr. A, suppose this is Mr. A and this is Mr. B. Mr. A Mr. B को बोल रहे हैं that आप ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेहूँ ही उगा सकते हो
एंड आप यहाँ पर और कोई वेजिटेबल्स और कोई मतलब लाइक ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब जो क्रॉप्स होते हैं, इन सारे चीज़ों को उगा नहीं सकते हैं। मिस्टर ए वॉज ट्रांसफरिंग एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट टू मिस्टर बी, मतलब यहाँ पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिस्टर बी के फेवर में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। एंड जब ये लैंड ट्रांसफ़र हो गया है मिस्टर बी को, देन मिस्टर बी जैसे मर्जी वैसे उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, एज इफ़ जो डायरेक्शन और कंडीशन दिया गया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, सो दिस हैज़ बीन स्टेटेड इन सेक्शन 11। नाउ लेट्स हैव अनदर इलस्ट्रेशन। ये बोलता है दैट ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ हिज हाउस टू बी विद अ कंडीशन दैट बी शैल नॉट रिसीव एनी इनकम from this house for a period of 20 years. The condition is void as being repugnant to the right of enjoyment. मतलब ए बी को बोलता है that आप इस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगा वो 20 ईयर्स तक आप रिसीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड ये जो कंडीशन लगाया गया है दिस इज एब्सोल्युटली वॉइड बिकॉज ये हिट करता है ओनरशिप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है उसको, एंड दिस इज रिपगेंट टू द राइट ऑफ द इंजॉयमेंट। एंड ये जो इंजॉयमेंट है, बी का जो इंजॉय करने का राइट है उस प्रॉपर्टी को, उसको हिट करता है। ओके, सो दैट्स वाई दिस विल बी एब्सोल्युटली वॉइड। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बोल रहा है ए मेक्स एन एब्सोल्यूट गिफ्ट ऑफ हाउस टू बी विद अ डायरेक्शन दैट बी रिसाइड इन इट, मतलब ए बी को एक हाउस गिफ्ट पर दे रहे हैं एंड उसको बोलता है दैट आप सिर्फ रिसाइड करने के लिए इस प्रॉपर्टी के यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो कंडीशन लगाया गया है और डायरेक्शन दिया गया है दैट आप सिर्फ रहने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा बिकॉज गिफ्ट मतलब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, राइट। सो जहाँ पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो डायरेक्शन और कंडीशन इम्पोज किया गया है वो भी एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज कंडीशन प्रीसीडेंट एंड व्हाट इज कंडीशन सब्सिक्वेंट। सो देयर आर सर्टेन सेक्शंस इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में डील करता है। सो नंबर 1 सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 17। सो ये सारा जो सेक्शंस है ये डील करता है कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में। सो कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब क्या? कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब जहाँ पर कंडीशन इम्पोज किया जा रहा है आफ्टर द ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र हो गया है, आफ्टर द ट्रांसफ़र कंडीशन इम्पोज किया जा रहा है। एंड कंडीशन प्रीसीडेंट मतलब जहाँ पर बिफोर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी वो कंडीशन इम्पोज किया जा रहा है, मतलब ट्रांसफ़र होने से पहले एक कंडीशन इम्पोज किया जा रहा है। Okay, now let's come to what are the essential elements of section 11. So first essential element is that there should be a transfer of property. Suppose मैं आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ऐसा मतलब सिचुएशन अराइज होना चाहिए। नंबर 2, इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी शुड बी क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ दैट पर्सन। मैं आपको जो प्रॉपर्टी दे रही हूँ वहाँ पर एब्सोल्युटली एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब आपको वो प्रॉपर्टी मैं सेल कर रही हूँ, गिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। Number 3, the terms of the transfer should direct that such interest shall be applied or enjoyed by the said person in a particular manner. And वहाँ पर कुछ डायरेक्शन इम्पोज किया जा रहा है जिसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको एक प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ एंड आपको बोलती हूँ दैट आप ये प्रॉपर्टी को किसी को लीज पर नहीं दे सकते हो। सो दिस इज़ अ डायरेक्शन। ओके, सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट दैट हैव बीन स्टेटेड। ओके, सो सेक्शन 11 जो है ये एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के बारे में डील करता है एंड ये जो टर्म एब्सोल्यूट इंटरेस्ट यूज़ किया गया है ये सेक्शन 10 पर भी है एंड सेक्शन 11 पर भी यूज़ किया गया है। सो समटाइम्स क्या होता है, जो ये सेक्शन है ये दोनों में मतलब ओवरलैप करने लग जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय रूल अगेंस्ट रिपगेंट कंडीशंस। सो जहाँ पर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, so like from the above discussion it may be noted that the condition which are inconsistent with the feature of interest transfer on the transferee are repugnant conditions. Under section 11 such conditions are invalid. Suppose that example जहाँ पर मिस्टर ए मिस्टर बी को एक एग्रीकल्चरल लैंड दे रहे थे एंड वहाँ पर बोला गया दैट आप यहाँ पर सिर्फ गेहूँ ही उगा सकते हो, कोई और क्रॉप्स नहीं उगा सकते हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कंडीशन इम्पोज किया गया है वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके, नाउ अनदर पार्ट बोलता है दैट सेक्शन 11 इनवैलिडेट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन एन्जॉयमेंट ऑफ एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, मतलब सेक्शन 11 वहीं पर ही एप्लीकेबल होगा जहाँ पर एक प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र किया गया है एंड विथ रेस्ट्रिक्शंस ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सो जहाँ पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है वहाँ पर सेक्शन 11 ऑटोमेटिकली जो सारा कंडीशन इम्पोज किया गया है एंड दैट इज़ रिपगेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरी, मतलब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको इनवैलिडेट कर देगा।
ओके। सो दीज एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज रूल अगेंस्ट रिपागेंट। सो ये जो मतलब होल प्रोसेस है दैट प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एब्सोल्युटली विथ कंडीशन, एंड ये जो कंडीशन है ये ऑटोमेटिकली सेक्शन 11 के द्वारा इनवैलिडेट हो जा रहा है, इसको ही बोला जाएगा रूल अगेंस्ट रिपागेंट कंडीशंस। Now let's come to another aspect, that is क्रिएशन ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। सो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब क्या, जहाँ पर आपका जो होल प्रॉपर्टी है वो किसी को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल लाइक इन केस ऑफ सेल, गिफ्ट एट्सेट्रा। नाउ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पर एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं होता है, जहाँ पर मॉर्गेज पर किसी को प्रॉपर्टी दिया जा रहा है, लीज पर दिया जा रहा है, वहाँ पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। सपोज़ आप मेरा टेनेंट हो, ओके, आप मेरे घर पर रेंट पे रहते हो, आप क्या वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच सकते हो? नो, राइट, बिकॉज आप टेनेंट हो। एंड जहाँ पर आप किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हो वहाँ पर भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है। नाउ द डायरेक्शन, जो सेक्शन पर एक टर्म यूज़ किया गया था, दैट डायरेक्शन दिया जा रहा है। डायरेक्शन मतलब क्या, डायरेक्शन मतलब किसी और को बोला जा रहा है दैट आप इस प्रॉपर्टी को इस पर्टिकुलर मैनर में ही यूज़ कर सकते हो। सो ये जो डायरेक्शन टर्म यूज़ किया गया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट वर्ड इंक्लूड इम्पोजिशन ऑफ कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन इम्पोज किया जा रहा है। लाइक जो वीट वाला एग्जांपल, मिस्टर ए बोल रहा है आप सिर्फ यहाँ पर गेहूँ ही उगा सकते हो, आप किसी और वेजिटेबल्स यहाँ पर नहीं उगा सकते। सो दिस इज़ द एग्जांपल, मतलब जहाँ पर एक कंडीशन और एक डायरेक्शन दिया जा रहा है। सो ये क्या होगा, ये डायरेक्शन इनवैलिड हो जाएगा अंडर दिस सेक्शन एंड इट वुड नॉट कट डाउन और डिफीट द एस्टेट क्रिएटेड। मतलब जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो वैलिड होगा, जो डायरेक्शंस दिया जा रहा है वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ केस लॉ दैट इज़ उमराव सिंह वर्सेस बलदेव सिंह। ये जो केस है यहाँ पर पार्टीशन के बारे में बोला गया था। सो पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन मतलब सपोज दो सिस्टर है, दो सिस्टर के बीच में एक प्रॉपर्टी है, उसको डिवाइड करके मतलब बंटवारा करके दिया जा रहा है। दिस इज़ द जनरल कंसेप्ट, राइट। सो ये बोलता है दैट अ राइट टू पार्टीशन इज़ एन इंसिडेंट ऑफ जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो पार्टीशन क्या है? पार्टीशन एक प्रॉपर्टी का इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट मतलब एक चीज़ जो प्रॉपर्टी में घटता है। एक जॉइंट प्रॉपर्टी, सपोज ये एक जॉइंट प्रॉपर्टी है एंड दो सिस्टर के बीच में ये प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा रहा है। सो ये क्या हुआ? ये एक पार्टीशन हुआ, राइट। एंड इन दिस केस द टेस्टेटर लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन जॉइंटली विद द डायरेक्शन दैट द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी पार्टीशनड टिल ऑल द सन्स अटेन मेजॉरिटी। जिस इंसान का ये प्रॉपर्टी है ये एक डायरेक्शन दिए थे दैट जब तक ऑल द सन्स मतलब जो सारा बच्चे हैं वो मेजॉरिटी अटेन नहीं कर लेते हैं तब तक इस प्रॉपर्टी को पार्टीशन नहीं किया जा सकता है। Then it was held that this was an invalid restriction on the right of enjoyment even though it was for a time limit. So ये जो कंडीशन लगाया गया था और रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था ये इनवैलिड था बिकॉज ये जो राइट ऑफ एन्जॉयमेंट है इसको लिमिट कर रहा था, ठीक है। सो दैट्स वाई इट वॉज इनवैलिड। नाउ लेट्स कम टू एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन कौन सा पार्ट है? सेक्शन 11 का जो सेकेंड पैरा है यही बताता है एक्सेप्शन के बारे में। सो लेट्स रीड दैट, ओके। ये बोलता है वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पर एक अचल संपत्ति पर कोई डायरेक्शन इशू किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी। मतलब जहाँ पर एक और अलग प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट को सिक्योर करने के लिए कोई डायरेक्शन इम्पोज किया जा रहा है। Nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferor may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of breach thereof. So let's have an example. मान लीजिए आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, ओके, एंड यहाँ पर ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है इसको मैं आपको बेच रही हूँ, आपको ये प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ, ठीक है। एंड मैं आपको ये प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ ये कंडीशन देके दैट यहाँ पर आप कुछ बड़ा सा बिल्डिंग और बड़ा सा वॉल खड़ा नहीं कर सकते। बड़ा वॉल खड़ा करने से मुझे लाइट और एयर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक 4 फीट जो यहाँ पर एक 4 फीट का गैप रखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक 4 फीट का गैप छोड़ के आप किसी घर को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो दिस इज़ अ कंडीशन एंड मैं ये कंडीशन क्यों लगाई? मेरा जो इजमेंटरी राइट्स है दैट इज़ राइट टू एयर, राइट टू लाइट, ये मैं इंजॉय कर पाऊँ। सो मेरा जो प्रॉपर्टी है ये वाला इसका बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट जो है ये ख़राब ना हो। तो सेक्शन 11 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। नाउ लेट्स एनालाइज द सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में कुछ एसेंशियल एस्पेक्ट्स डाला गया है, वो क्या है?
सेकेंड पार्ट में यहाँ पर जो एक्सेप्शन दिया गया है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था इन द केस ऑफ टल्क वर्सेस मॉक्सी। सो ये जो केस है टल्क वर्सेस मॉक्सी, यहाँ पर ये जो एक्सेप्शन टू द जनरल रूल है दैट आप 4 फीट गैप छोड़ के बिल्डिंग बनाओगे। सो ये जो एक्सेप्शन है ये क्यों दिया गया है? फॉर द बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब मेरा घर का वेंटिलेशन ठीक रहे, मेरा घर पर लाइट आए, एयर आए, ये जो मतलब ये जो कंडीशन दिया गया है ये एब्सोल्युटली वैलिड होगा सेक्शन 11 का रहते हुए भी। ओके, सो सेक्शन 10 एंड 11 का डिफरेंस क्या है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट यहाँ पर जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की बात किया गया है वो सेक्शन 10 में भी है एंड सेक्शन 11 पर भी है। एंड ये दोनों टर्म देखा जाता है अक्सर मतलब ओवरलैप कर जाते हैं, सो पता नहीं चलता है किस सेक्शन को कहाँ पर एप्लीकेबल किया जाए। सो सेक्शन 10 डील करता है 2 थिंग्स के बारे में, दैट जहाँ पर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है, फॉर एग्जांपल सेल किया जा रहा है, गिफ्ट किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है एंड मॉर्टगेज किया जा रहा है एंड कोई एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट किया जा रहा है फर्दर ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, एंड सेक्शन 11 डील करता है 2 थिंग्स के बारे में, लाइक एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र किया जा रहा है फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, इन दिस केसेस एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है ऑन इन्जॉयमेंट। मतलब सेक्शन 10 डील करता है रिगार्डिंग ट्रांसफ़र एंड सेक्शन 11 डील करता है रिगार्डिंग इन्जॉयमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ रेस्ट्रिक्टिव और एब्सोल्यूट कॉवेनेंट। सो रेस्ट्रिक्टिव और एब्सोल्यूट कॉवेनेंट आखिर क्या है? सो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन सेक्शन 40 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आप पहले उसको देख लीजिए बिकॉज सेक्शन 11 एंड सेक्शन 40, तो सेक्शन 11 इज़ एक्चुअली रीड विथ सेक्शन 40 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड ये दोनों सेक्शन को एक साथ पढ़ा जाता है बिकॉज दोनों ही सेक्शन एक रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट के बारे में डील करता है। रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट मतलब किसी पाबंदी लगाया जा रहा है, मतलब किसी को रोका जा रहा है कुछ करने से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो कॉवेनेंट है उसको बोला जाएगा रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट। मतलब एक डायरेक्शन इशू करके मैं आपको रोक रही हूँ, आप उस प्रॉपर्टी को किसी को लीज पर नहीं दे सकते, कलर नहीं चेंज कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ के मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ कंडीशन लगाया जा रहा है इसको बोला जाएगा रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट। एंड एब्सोल्यूट कॉवेनेंट कंटेन्स कंडीशंस प्रोवाइडिंग एब्सोल्यूट राइट्स ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रांसफरी, मतलब जो ट्रांसफरी है उनको एक एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सो इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट कॉवेनेंट्स। सो सेक्शन 11 जब मेंशन करेंगे एग्जाम पर सेक्शन 40 को मेंशन करना ना भूलिएगा बिकॉज ये दोनों सेक्शन लिंक्ड है, दैट्स वाई इसको एक साथ पढ़ा जाता है। So I hope you have got the clear concept, and if you have any kind of doubts and query you can DM me on the Instagram and comment करके भी आप मुझे बता सकते हो। I will get back to you. Till then, stay happy, stay blessed. Thank you so much for watching this video.